नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। हमने जो 6 से लेकर 12 तक की रिट एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज शुरू की थी, हमारी 6 की बुक कंप्लीट हो चुकी है। जो टॉपिक सिलेबस में है मैंने वहीं पढ़ा है, बाकी की पूरी किताब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। और आगे भी जैसे 7th की है, 8th की है, तो जो सिलेबस में है वहीं अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है उसका पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगी, सिलेबस ऑलरेडी बहुत लंबा चौड़ा है इसका। तो आज हम 7th क्लास से स्टार्ट करते हैं और पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। कुछ पार्ट्स में बनेगा, पर यकीन मानिए बहुत अच्छा, जो जितने भी सवाल बन सकते हैं जिस भी लाइन से, कोशिश रहेगी कि वहाँ से एक भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। और बाकी अगर ऐसे सिर्फ अगर क्वेश्चन और आंसर बनाऊं तो इस पूरी किताब में से 1000 क्वेश्चन आंसर बन जाए। तो इससे अच्छा है कि हम वहाँ से इस लाइन से, जैसे मैंने जो पैटर्न फॉलो किया उस हिसाब से आपको पूरी लेसन ना पढ़ के बस यही पढ़ के आपका बहुत अच्छा और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपनी जो फैमिली है वो और बड़ी हो। तो चलते हैं अपन वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। आज है इसका फर्स्ट लेसन है बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत का मतलब होता है एक बड़ा भारत। अभी जो भारत वर्तमान जो जिस स्वरूप में है, पहले वैसा नहीं था। मतलब जैसे अभी तो अपन इतना सा ही भारत देखते हैं ये, पर ये इतना नहीं था। पहले ये तिब्बत, नेपाल और इधर ये श्रीलंका, म्यांमार, ये जितने भी आसपास के देश थे वो सारे इसी भारत में गिने जाते थे। यानी वो बृहत्तर भारत, यानी भारतीय संस्कृति का विदेशों पर प्रभाव या भारतीय संस्कृति का विदेशों में किस प्रकार प्रचार हुआ। आज भी इतने बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे भारतीय संस्कृति बिल्कुल जो साफ दिखाई देती है। वहाँ का प्रभाव, वहाँ का उनके जो रीति रिवाज या उनकी जो वेशभूषा है, जो बोली है, जो भाषा है उनकी, वो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल मेच खाती है। अब वो किस प्रकार हुआ, यहाँ से भारतीय संस्कृति इस प्रकार गई कि जैसे पहले जो हमारे विश्वविद्यालय थे नालंदा, तक्षशिला, तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो है जैसे चीन, जापान, नेपाल, तिब्बत, वहाँ से सारे जो विद्वान है यहाँ पढ़ने आते थे विद्यार्थी, वो यहाँ से पढ़ के यहाँ का ज्ञान लेके फिर वापस अपने देश जब लौटते थे तो कई बार अपनी यहाँ से पांडुलिपियां भी लेके जाते थे। तो इसीलिए अपना पता है आपको, भारत से कहीं ज्यादा जो भारत के अभिलेख हैं या भारत की जो पांडुलिपियां हैं वो बाहर के देशों में मिलती है, क्योंकि यहाँ के जो विद्यार्थी थे वो साथ लेके चले गए। और कई बार यहाँ के जो बड़े विद्वान थे वो यहाँ से कोई दूसरे जो विदेशों में प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे की वहाँ राजदूत बने, या जब जैसे कोई चीनी यात्री आया तो उनके साथ चले गए। तो ऐसे करके जो भारतीय संस्कृति का प्रभाव है वो धीरे धीरे विदेशों में भी फैलने लग गया। अब देखिए इंडोनेशिया, मैंने यहाँ पे वही शब्द और वही क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, उस पैटर्न को फॉलो किया है जो 7th की बुक में है। बाकी अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो ये टॉपिक अकेला ही ऐसा है कि यहाँ 4-5 पार्ट बन जाए, पर यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपने लेवल के हिसाब से पढ़ना ही बेहतर होता है। बाकी अगर एक टॉपिक के पीछे पड़ जाए तो भले भले ही सप्ताह भर खराब कर सकते हैं अपन। तो देखिए इंडोनेशिया, नेशिया का अर्थ होता है द्वीप, मैंने लिख रखा है नेशिया का अर्थ होता है द्वीप, यानी भारतीय द्वीप। इंडो का अर्थ होता है भारतीय, यानी भारतीय द्वीप। ये कैसा है कि ये है तो जो इस्लामिक देश है, यानी जो मुस्लिम जो प्रवृत्ति होती है या उनका जो कल्चर है उस प्रकार का, परंतु यहाँ पे जो संस्कृति है वो भारतीय है। यानी ये भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित है, जबकि है ये इस्लामिक देश। अब ये देखिए ये सवाल बिल्कुल इजीली ऐसे ही बनेगा कि 100 से अधिक संस्कृत के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? चंपा से। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि चंपा में जो अभिलेख लिखे हैं या जो मिले हैं वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कितने मिले? 100 मिले या 100, ऐसा आएगा 100 से अधिक। तो इस प्रकार सवाल कैसे भी बन सकता है। बस हाँ, अगर हमें ये पता है कि चंपा से जो मिले अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में है और 100 है, तो बस तीनों सवाल कैसे भी घुमा के फिर हम आराम से जवाब दे सकते हैं। आगे देखिए, किस शासक ने 326 छंदों के अभिलेख लिखा है? ये देखो 326 इस प्रकार है कि यशोवर्मन का सबसे पहले, तो ये कंबोज के जो थे वो राजा थे, नरेश थे वहाँ के। अब ये किस प्रकार की 50, 75, 93, 108, इन जब को सबको प्लस करते हैं तो 326 बनते हैं।
इस प्रकार इन्होंने अलग अलग ना पूछ के एक ही पूछ लिया कि टोटल जब मिलाते हैं इन सारे छंदों को तो बनता है 326 छंदों का एक अभिलेख जो यशोवर्मन ने इसका मिला है। आगे देखिए राजेंद्र वर्मा के कितने छंदों के अभिलेख प्राप्त हुए। इसने भी 2 लिखा है। पहला लिखा है 218 छंदों का, दूसरा लिखा है 268 छंदों का। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो 486 बनते यानी 486। तो इस प्रकार राजेंद्र वर्मन के इतने मिले हैं, यशोवर्मन के 326 और 100 से अधिक संस्कृत के अभिलेख चंपा से। राजेंद्र वर्मन ये हो गया। फिर आगे देखिए कंबुज नरेश यशोवर्मन के बारे में कहा जाता है कि वह शास्त्र और काव्यों का रसिक था। अब जैसे ये यहीं से पता चलता है कि जब इन्होंने इतने छंदों के अभिलेख मिले हैं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शास्त्र के ज्ञाता भी रहे हैं और काव्यों के रसिक भी रहे हैं। काव्य इन्हें पसंद था और उच्च कोटि के इन्होंने खुद ने इतने अच्छे छंदों में की है और इनके अभिलेख मिले हैं। बर्मा और सिंहल, ये सिंहल कहते श्रीलंका को, श्रीलंका इनका प्राचीन नाम है। बर्मा और सिंहल में बौद्ध धर्म ग्रंथों में पाली भाषा अपनाई है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जैसे ऐसे पूछ ले कि इन देशों में किस देशों में पाली भाषा अपनाई गई है, कोई नाम दे दो और फिर ऐसे, तो ये बर्मा और सिंहल है। और बोधि रुचि विद्वान किसकी राजसभा में था? ये चालुक्य राजसभा में था, ठीक है। बोधि रुचि इनका नाम था। अब ये क्या किया इन्होंने कि चालुक्य राजसभा से, ये एक चीनी यात्री था, उनके साथ नालंदा से चीन चले गए। यानी अब देखो ये यहाँ से नालंदा से गए चीन, तो भारतीय संस्कृति का बिल्कुल प्रचार करेंगे वहां पे। तो इस प्रकार ये चालुक्य की राजसभा में थे, फिर नालंदा से चीन गए, बौद्ध रुचि, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल बन सकता है कि तिब्बत में लामा धर्म की नींव किन किन विद्वानों ने रखी? ये शांत रक्षित था और पद्म संभव था। ये नेपाल से थे, ये उद्यान, ये आपको पता है वो विश्वविद्यालय था। तो ये दोनों यहाँ से गए थे, शांत रक्षित और पद्म संभव, ठीक है। ये दोनों थे जिन्होंने तिब्बत में लामा धर्म, आपको पता है अभी भी वर्तमान में भी हम लामा धर्म के जो अनुयायी हैं, जो बड़े विद्वान हैं, उनको कई बार देखते हैं, उनके कई बार इंटरव्यूज आते हैं, या अभी भी वहाँ लामा धर्म है। तो इस नींव की जो रखी थी इन्होंने शांत रक्षित और पद्म संभव ने रखी थी। बर्मा और श्याम में कौन सा धर्म प्रधान था? यहाँ बौद्ध धर्म प्रधान था, ध्यान रखिएगा। भट्टार गुरु की मूर्ति कहाँ से मिली? जावा से, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। भट्टार गुरु की मूर्ति कहाँ से मिली? जावा में। अब अपने जो ये भट्टार गुरु की जो मूर्ति मिली है वो उनसे एक मतलब सामान्यता रखने वाले हैं कि ये कहीं ऋषि जो अगस्त्य थे उनके जैसे समानता पाई गई है। किस मूर्ति की? भट्टार गुरु की। ये जावा की किस मूर्ति से समानता बताई गई है? भट्टार गुरु की, ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि भट्टार गुरु की जो जावा से मूर्ति प्राप्त हुई है वो किस प्रकार की है या किससे समानता रखती है? तो ये ऋषि अगस्त्य है, तो ऐसे पूछ सकते हैं सवाल। राजा इंद्रवर्मन के गुरु कौन थे? शिवसोम थे, ध्यान रखिएगा। राजा इंद्रवर्मन के गुरु कौन थे? शिवसोम। और शो आश्रम की स्थापना किस कंबुज नरेश ने की? यशोवर्मन ने। इन्होंने आश्रमों की व्यवस्था की थी। जो 100 आश्रम है उसकी स्थापना कंबुज नरेश थे यशोवर्मन, इन्होंने की है। भारतीय वर्ण व्यवस्था से मिलती जुलती किस देश की जाति व्यवस्था है? बाली और कंबोज, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि यहाँ बृहत्तर भारत नाम ही यही है, इसका मतलब भारतीय संस्कृति का प्रभाव किस क्षेत्र में रहा है? किसी की मूर्तियां मिलती थी, किसी की मंदिर कला, किसी की वेशभूषा, किसी की वर्ण व्यवस्था, और किसी के जो उनके धर्म थे या किसी के अपने जो उनके गुरु थे या जो उनके भगवान थे उनसे मिलती जुलती मूर्तियां हैं। तो इस प्रकार यहाँ की जो जाति व्यवस्था थी वो अपने भारतीय वर्ण व्यवस्था से मिलती जुलती थी। किसकी? बाली और कंबोज की। वयंग क्या है? वयंग एक नाटक है, छाया नाट्य है, जो कि जावा का प्रसिद्ध नाटक है और इसका कथानक क्या होता था? महाभारत और रामायण। ध्यान रखिएगा, ऐसे बिल्कुल सवाल आ सकता है कि वयंग क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, कथा है या छाया नाटक है। और ये जो वयंग है वो कहाँ का प्रसिद्ध नाटक है? तो ये जावा का है, ऐसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कुछ मंदिर जैसे जो विदेशों में प्रसार हुआ तो वो किस प्रकार हुआ, किसने क्या किया, और खास खास मंदिर थे वहाँ के। तो ये है जावा। जावा में बोरोबुदुर मंदिर है एक, जो 750 से 850 के बीच में बना था, और ये शैलेंद्र वंशज का है और ये 9 मंजिला है, ठीक है। इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगी भी याद करने की।
मूर्तियों की पंक्तियां हैं 11 श्रृंखलाओं में बनी है और टोटल कुल मूर्तियां कितनी है 1500, ध्यान रखिएगा। और मेन दूत की बोधिसत्व की मूर्ति कहाँ की है, जावा की। अब इसको देखो आप, ये जो इतना काफी हद तक कोशिश करूंगी याद करवाने की, जैसे आप ऐसे ध्यान रखो, बुजुर्ग यानी बंदर, बंदर है, बोरो यानी बोरी, ऐसे याद रखो कोई बंदर था, उसको बोरी में बंद करके ले जाया गया, जया यानी जावा, कहाँ गया, कोई एक शेल, आपको शेल पता है, हम जो पहाड़ होते हैं उन्हें कहते हैं, तो एक शेल पे ले जाके 9 मंजिल से नीचे गिराया गया, यानी एक बंदर को बोरी में बंद करके ले जाया गया कहाँ, शेल के ऊपर, ताकि उसको 9 मंजिल से नीचे गिरा जाए। ऐसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, यानी 9 मंजिला शैलेंद्रवत बोरोबुंदर मंदिर जावा का। इस प्रकार ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसको अपनी अगर किसी से मैच होती है तो वो एक बिल्कुल काल्पनिक रूप से है, ये ट्रिक है, तो इसे अपने व्यवहारिक जीवन पे ना लीजिएगा। और इसका समय पूछा जा सकता है 750 से 850 के बीच का था। और मूर्तियों की जो पंक्तियां वो 11 श्रृंखलाओं में थी, टोटल 1500 थी। और ये देखना, ध्यान रखना कि मेघदूत की जो बोधिसत्व की मूर्ति थी वो कहाँ की थी, जावा की। लारो जंगरंग ये है प्रम्बनन की घाटी में सबसे पहले तो, ठीक है। और ये यहाँ पे किसकी मूर्ति थी, शिव की मूर्ति, ठीक है। और 8 मुख्य मंदिर थे इसमें। और इसमें जो कथा होती है ना, कथानक, तो वो था इसका रामायण के आरंभ से लेके लंका कांड तक, इसका विषय वस्तु था ये। और मूर्तियों के 42 फलक थे। अब इसमें क्या है कि उत्तर की तरफ है ना विष्णु का मंदिर था, ठीक है। इसमें जो 8 मुख्य मंदिर थे ना, उसमें उत्तर की तरफ विष्णु का, दक्षिण की तरफ ये ब्रह्मा का, और फिर ये मध्य में तो था ही ये, तो शिव हो गया। इस प्रकार ध्यान रखिएगा। ये प्रबन्नन की घाटी में था, ध्यान रखिएगा, लारो जंगरंग। और या फिर ऐसे ही याद रख सकते हो कि होली के टाइम हम रंग खेलते हैं, तो सब पीछे मतलब ऐसे बोलते ना, मारवाड़ी में लारे लारे, तो होली जब खेल रहे थे तो सब रंग लगाने के लिए शिव जी के लारे भागे। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं इनको, ठीक है। और ये ऐसे भी, इसको भी याद कर सकते हैं कि कहाँ तक भागे, मतलब लंका तक भागे, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रामायण के आरंभ से लेके और लंका तक। इस प्रकार एक ट्रिक है, एक सामान्य, कि हम चीज़ों को लिंक करके पढ़ते हैं तो थोड़ी आसानी से याद हो जाती है। क्योंकि इतिहास और ये हुए हैं कि जीके इतना लंबा चौड़ा है कि करोड़ों रचनाएं और दुनिया भर के फैक्ट्स हैं, सबको डाटा फीड करना बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा ट्रिक से याद करते थोड़ा इजीली याद हो जाती है। आगे देखिए, अंगकोर वाट का है मंदिर कम्बुज में, जिसे कंबोडिया कहते हैं वर्तमान में अपन। अंगकोर वाट का मंदिर कम्बुज, ये इसका पूरा नाम लिख रखा मैंने, अंगकोर वाट। ये ध्यान रखिएगा, विष्णु मंदिर था, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है ये। अंगकोर वाट कंबोडिया का है, ये विष्णु मंदिर है। और इसकी विशेषता है कि इसके ना पास में बहुत, जैसे ये मंदिर है, इसके पास में बहुत बड़ी खाई बनी है। और यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे कोई सांप के शरीर को खींचते हुए 2 दैत्य, मतलब ऐसे राक्षस जैसे, ऐसी आकृति बनी हुई है। और यहाँ पुल भी है एक, तो इस प्रकार ये थोड़ा है, इसका ध्यान रखिएगा कि सांप के शरीर को खींचते हुए दैत्य हो और आसपास खाई है। और ये अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर, ऐसे याद रखिएगा एक लाइन से कि अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा कि शिव का था या किसका था। अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर कम्बुज। आगे देखिए, बर्मा का पैगन का आनंद मंदिर, और इसको ऐसे भी बोलते हैं कि बर्मा का आनंद मंदिर या पैगन का आनंद मंदिर। इसकी विशेषताएं क्या क्या रही कि ये ईंटों का बना हुआ था। और इसकी सबसे अच्छी है कि पत्थर की असंख्य मूर्तियां थी, जो लगभग 80 थी, ठीक है, पत्थर की मूर्तियां। और घटना क्या है, बुद्ध के जीवन से, जैसे यहाँ का जो कथानक था ऊपर वो रामायण से लंका तक का था, यहाँ का जो कथानक था वो क्या था, बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं थी वो उतारी गई थी। और कहते हैं कि ऐसे मंदिर जो है वो बंगाल में पाए जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि शायद वहाँ से ही इन्होंने ये शैली अपनाई हो। और मिट्टी के फलक हैं वो दीवारों पे लगे हुए थे। और एक इसमें ड्यूरोसाइल नाम का कोई विदेशी विद्वान था, उसने एक आनंद का जो पैगन का आनंद मंदिर है ब्रह्मा में, उसके बारे में बात की कि जो वास्तुशास्त्र का वास्तुकार थे वो आनंद का नियोजन निसंदेह भारतीयों ने किया है। इतना सा ध्यान रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा पूरी लाइन और है, लेकिन हाँ ऐसे ध्यान रख लेगी, ड्यूरोसाइल ने कहा है कि आनंद का जो आनंद मंदिर है उसका नियोजन निसंदेह भारतीयों ने किया, क्योंकि इसकी जो शैली थी वो बहुत ही सुंदर थी। पत्थरों की मूर्तियाँ
और बुद्ध के जीवन की घटनाएं। और आपको पता है भारत के बंगाल क्षेत्र में ऐसी विशेषता पाई जाती है, तो स्वाभाविक है भारतीयों ने किया। इस प्रकार इन्होंने ये एक बात कही है। एक सेकेंड रुकिएगा। आगे देखिए चंपा, इनके वर्तमान नाम है और पुराने जो नाम है वो है बता रहे हैं। इनके पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलाने के, कि चंपा का वर्तमान नाम अन्नाम, बर्मा का म्यांमार, कंबोज का कंबोडिया, और शाम थाईलैंड। ये ध्यान रखिएगा। ये शाम जो है यहाँ, बाकी कंबोज का तो आप पहचान लेंगे कि कंबोडिया है, चंपा का अन्नाम, और ये भी जैसे जैसे चंपा न, तो ये ऐसे नाम ऐसे पहचान सकते हैं। बर्मा का म्यांमार लगभग लोगों को मालूम ही होता है। ये शाम में प्रॉब्लम होती है, शाम थाईलैंड, तो ये ध्यान रखिएगा। कंबोज का कंबोडिया है। अब आगे इसके आगे जो लेसन है उसमें कुछ राजवंश दे रखे हैं, जिसमें हर्षकालीन है, हर्षकालीन और उसके बाद का भारत। पहले हर्ष का जो था उसके बारे में, फिर उत्तर के और दक्षिण के कुछ वंश दे रखे हैं, जो हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसमें जो 7 की बुक है उसमें बहुत कम दे रखा है। मतलब सीधा ही वो जैसे राष्ट्रकूट वंश और उसकी 2-3 लाइनें, और उसमें सीधा किसी राजा के बारे में लिख दिया कि ये राजा बहुत प्रतापी था, और फिर तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं आपको कम शब्दों में अच्छी चीज़ देने की कोशिश करूंगी, इसलिए बाकी सारे राजवंश है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इसका हर्षकालीन का पढ़ेंगे कि ये थानेश्वर में किस राजवंश की नींव डाली थी इन्होंने, वर्धन वंश की। ठीक है, ये प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर में किस राजवंश की नींव डाली, वर्धन वंश की। अब देखिए जो प्रभाकर वर्धन था ये इनके पिता थे। इनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री थी राजश्री। ठीक है, राज्यवर्धन बड़े थे और हर्षवर्धन, तो इनके जो हर्षवर्धन थे वो बाद में बने थे, ये छोटे थे 606 ईस्वी में। और जो हर्ष थे वो प्रारंभ में किस धर्म के उपासक थे, सूर्य और शिव के। ठीक है, इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। तो प्रारंभ में किसके थे, तो पूछा जा सकता है कि जो हर्ष है वो प्रारंभ में किस धर्म के उपासक थे, सूर्य और शिव के, और बाद में बौद्ध अपनाए इन्होंने। फिर हर्षवर्धन ने किस स्थान पर विशाल, ये यहाँ पे ल है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, विशाल धर्म सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, धर्म सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता किसने की, हैनसांग ने, कन्नौज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो विशाल धर्म बुलाया उसकी अध्यक्षता किसने की, ये पूछा जा सकता है। हैनसांग ने की थी, कहाँ पे, कन्नौज में। और कन्नौज का विशाल धर्म सम्मेलन था, वो कितने दिन तक चला, 23 वर्ष तक, 23 दिन तक, सॉरी 23 दिन तक चला था। इसकी अध्यक्षता किसने की, हैनसांग ने। कहाँ पे हुआ, कन्नौज में। क्या था, ये धर्म सम्मेलन था। तो ये देखिए प्रयाग सभा। वैसे में आपको पता है हर्षवर्धन जो था वो बहुत ही अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा शासक था, प्लस वो खुद अश्वमेध यज्ञ भी किया इन्होंने, और बहुत ही दानी और प्रतापी राजा थे। इन्होंने अपने जो साम्राज्य बहुत हद तक फैलाया। और एक मौर्य काल के बाद उस पहले अगर किसी ने ये करा है तो इन्होंने ही बहुत अच्छा साम्राज्य स्थापित किया था अपना। इनकी एक बात प्रयाग सभा है कि हर 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद एक सभा, जिसमें एकत्र संपत्ति दान में देता है। अब क्या था इसका कि हर्षवर्धन ने 6ठी सभा कब आयोजित की, 643 ईस्वी में, 643 ईस्वी में 6ठी सभा। ठीक है, ये प्रयाग सभा के बारे में बता रही हूँ। इस सभा को क्या कहते थे, मोक्ष परिषद। इसलिए कहते थे क्योंकि कहते थे कि इस जो हर 5 वर्ष में होती थी ये सभा, यहाँ पे ये सब कुछ दान करता, मतलब अभी तक इसने जो 5 साल में कमाया वो सब कुछ दान कर देता था। बल्कि कहते हैं कि इसके जो पहने हुए कपड़े थे वो भी दान कर देता, और जो वस्त्र थे वो अपनी बहन से मांग कर पहनता था। इसने 5 वर्ष तक एकत्र किया हुआ संपूर्ण धन दान में देना, और जो कपड़े थे वो भी बहन से मांग के पहनना। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस टाइम, और हर 5 वर्ष में होता था। और ये ऐसा पूछा जा सकता है कि 643 में कौन सी थी 6ठी सभा थी, और मोक्ष परिषद कहते थे इसको, प्रयाग सभा को। तो आगे है हर्षकालीन सोने के सिक्के पर हर्षदेव। ध्यान रखिएगा कि हर्षकाल में किस प्रकार के सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के थे, और हर्षदेव लिखा होता था उनपे, और घुड़सवार का चित्र ये अंकित होता था।
तो ऐसे पूछ सकते हैं घुड़सवार का या यज्ञ का, क्योंकि इनमें क्या है कि हर्षकालीन की विशेषताएं बहुत सारी है, तो कंफ्यूज होने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। घुड़सवार का लिख देवे, दूसरे तो लिख देंगे यज्ञ का था, ऐसे। तो ये घुड़सवार और हर्षदेव। हर्ष चरित्र रचना बाण भट्ट ने की। अब आप पता है बाण भट्ट इनके दरबारी थे और बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे ये बाण भट्ट। इन्होंने हर्ष चरित्र लिखा और हर्ष चरित्र में इनको हर्ष भी कहा है, हर्षदेव। आगे है कि सोनीपत, ये सोनीपत मोहर है, पर किस प्रकार की आकृति है, बेल की आकृति है, ध्यान रखिएगा। और ये हर्ष के समय की है सोनीपत मोहर, किस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई, बेल की। आगे है कि बाण भट्ट के द्वारा रचित, ये सॉरी आज थोड़ा मिसप्रिंट ज़्यादा हो रहा है, रचित रचनाएं। अब जैसे बाण भट्ट की अलग रचनाएं हैं और जो हर्ष ने स्वयं लिखी है वो अलग है, थोड़ा मैं अभी ट्रिक से याद करवा दूंगी। बाण भट्ट की देखो हर्ष चरित्र, ये तो याद करना इस प्रकार है कि जैसे हर्ष है तो वो खुद के बारे में तो लिखेगा नहीं, इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं। हर्ष चरित्र किसकी है, वो तो बाण भट्ट की है। कादम्बरी इनकी रचना बाण भट्ट की। अब हर्ष ने स्वयं में भी कुछ लिखी है, तो कौन सी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि हर्ष को जो रत्न थे बहुत ही प्रिय थे, यानी रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन हर्ष को रत्न बहुत प्रिय थे। और वो जो रत्न थे वो कहाँ से लिए इन्होंने, नाग से, यानी जो सर्प होते हैं ना, क्या उनके पास आपको पता है वो मणि होती है, वैसा कुछ। तो ये ट्रिक है सामान्य सी की, ताकि थोड़ा सा इजीली याद हो सके, क्योंकि इन दोनों में क्या है कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें ये कादम्बरी भी इधर ऑप्शन में दे दे और पूछ ले कि हर्ष की नहीं है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद और कादम्बरी, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं कि हर्ष ने नाग से जो रत्न लिया क्योंकि उनको रत्न बहुत प्रिय थे, इस प्रकार याद कर सकते हैं हम। आगे आप देखिएगा कि हर्ष के जो दरबार में बाण भट्ट तो थे ही, उसके अलावा हरिदत्त को भी उन्होंने संरक्षण दिया है। ध्यान रखिएगा, देखो बाण भट्ट का तो सबको पता है, लेकिन हरिदत्त ऑप्शन में आ गया, दोनों साथ में दे दिए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर हरिदत्त नहीं पढ़ रखा है अगर, तो इसलिए ये हर्ष के शासनकाल में इनको संरक्षण प्राप्त था। हर्ष का शासन सिद्धांत के रूप में किस प्रकार का था, निरंकुश और गणतंत्र। अब ये किस प्रकार था कि इनकी विशेषता थी शासन की कि ये जो संपूर्ण धुरी थे राष्ट्र के, वो हर्ष खुद स्वयं थे, परंतु ये निरंकुश नहीं थे। इन्होंने क्या करा कि कुछ जो स्वशासन है वो जो नीचे की संस्थाएं थी उनको भी दे रखा था, यानी निरंकुश तो था क्योंकि जो मेन धुरी थी वो तो स्वयं थे, परंतु नीचे बांट रखा था, इसलिए गणतंत्र भी था कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार दोनों का मिश्रण था इनके। अब हर्षकालीन 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो सवाल मैं टिक करी हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। 100% सवाल बनेंगे कहाँ से, यहीं से बनेंगे, स्कूल की किताबों में से। बिल्कुल साफ मेंशन कर रखा उन्होंने कि 6 से लेकर 10 तक की किताबों का दिया जाएगा और वही सिलेबस है उनका। और फिर जो थोड़ा लेवल है वो 12 तक का है। तो भाग क्या था, भूमिकर, जिसे देखो भ से भाग, भ से भूमि, ऐसे याद कर सकते हैं। हिरण्य, ये क्या, नगद कर, हिरण्य क्या है, नगद कर। और बलि क्या है, अतिरिक्त कर, बलि क्या है, अतिरिक्त कर। इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे पूछ ले कि मिलान करो, या फिर हिरण्य क्या है, तो एक प्रकार का कर था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये है। और हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए लगभग 100 से अधिक गांव दान दिए थे। अच्छा फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक जो गांव है वो दान दिए थे, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। और ये इनका ध्यान रखिएगा, करों का उल्लेख। और आज और हाँ, ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ और फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे नालंदा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रह चुका है। अब ये देखिए, इसमें 8 कॉलेज थे। अब देखो ये यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली इसमें कॉलेज होना स्वाभाविक है, तो इसमें 8 कॉलेज थे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लास्ट ईयर 2016-15 वाला जो फर्स्ट ग्रेड था उसमें पूछा जा चुका है कि उसमें ऐसा पूछा था, रत्न रंजक क्या है, ठीक है। तो ये पुस्तकालय थे 3, रत्न सागर, रत्नादि और रत्न रंजक। ये 3 पुस्तकालय, इनके नाम है इन पुस्तकालयों के, ठीक है। कौन से हैं 3 पुस्तकालय, रत्न सागर, रत्नादि और रत्न रंजक, इन तीनों के नाम ध्यान रखिएगा आप। और 8 कॉलेज थे और 1500 अध्यापक थे लगभग,
क्योंकि 8 कॉलेज है तो इतने अध्यापक होना स्वाभाविक है, और 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। और आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय में तो तिब्बत, नेपाल, चीन, जापान, यहाँ बाहर के जो विद्यार्थी थे वो भी पढ़ने आते थे। और नालंदा है, तक्षशिला है, आपको पता है तक्षशिला अपने चाणक्य वहीं के शिक्षक रह चुके हैं। और जो मौर्य काल के जो संस्थापक रहे हैं चंद्रगुप्त, वो स्वयं वहाँ उनकी तक्षशिला में अध्ययन करवाया था उन्होंने, चाणक्य ने। तो ये बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रह चुके हैं नालंदा, तक्षशिला। और ये देखिए, अब मैं एक बार वापस थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ आपको। ये हमने यहाँ से शुरू किया था 6th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत का मतलब होता है कि भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार। इंडोनेशिया यानी भारतीय द्वीप, ये एक इस्लामिक देश था, लेकिन भारतीय संस्कृति बहुत प्रभावित थी। 100 से अधिक संस्कृत के अभिलेख कहाँ मिले? चंपा में मिले। और यशोवर्मन के 326 अभिलेख मिले हैं। और राजेंद्र वर्मन ने कितने छंदों के अभिलेख मिले हैं? 486 या फिर 218 और 268, ऐसे पूछा जा सकता है। कंबुज नरेश यशोवर्मन के बारे में कहा जाता है कि वो शास्त्र और काव्य का रसिक था। और ये बौद्ध रुचि नालंदा से गए थे चीन। और ये किसकी राजसभा में थे? चालुक्य राजसभा में थे। भट्टार गुरु की मूर्ति ऋषि अगस्त्य से कुछ मिलती जुलती है, समानता रखती है। और शो आश्रम यशोवर्मन ने, कंबुज नरेश थे ये। और वयंग क्या है? एक छाया नाटक है जो जावा में बहुत प्रसिद्ध है। बोरोबुंदर कहाँ पे है? जावा में है। लारो जगरंग है, ये भी कहाँ है? जावा में है। और अंगकोर वाट का कंबुज मंदिर, विष्णु मंदिर। बर्मा का पैगन का आनंद मंदिर। और ये कुछ नाम है। हर्षकालीन और उसके बाद का भारत है। हर्ष का, ये हर्ष बौद्ध बाद में अपनाया था। और जो ये विशाल धर्म था उसकी अध्यक्षता हैनसांग ने की थी, कन्नौज में हुआ था। प्रयाग सभा हर 5 वर्ष में होती थी, ये छठी थी 643 ईस्वी में। इसे मोक्ष परिषद भी कहते थे। सिक्कों पे हर्ष देव और घुड़सवार का चित्र अंकित था। हर्ष चरित्र बाणभट्ट की है। सोनीपत पे बेल का रचना वो चित्र मिला है। और हर्ष चरित्र और कादम्बरी तो बाणभट्ट की है, जबकि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद स्वयं हर्ष की है। हरिदत्त भी हर्ष के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। ये 3 प्रकार के करों का उल्लेख नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नेक्स्ट वीडियो है हम आगे लेके आएंगे बाद में। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।